हेलो, गुड इवनिंग है इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मंच पर। और आज पुनः एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ने के पहले हम लोग 2 दिनों का हिस्ट्री ऑफ द डे देखेंगे और फिर अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। 2 दिनों का हिस्ट्री ऑफ द डे है जिसमें 15 मई और 16 मई आपके सामने। तो 15 मई को 3 घटनाओं को शामिल किया गया है और 16 मई आज भी 3 घटनाओं को शामिल किया गया है। जैसा कि 15 मई के ठीक नीचे आप देख रहे होंगे लिखा है KM। तो कल यहाँ आगे इनके डी लिखा हुआ है। डी का मतलब था मृत्यु, यानी कि 15 मई को इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए इनको शामिल किया गया। किंतु कब मृत्यु हुई वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो केवल याद रखना है कि भारत के पहले एयर चीफ मार्शल थे अर्थात वायुसेना अध्यक्ष थे। बस एक ही जी के इनके ऊपर है, KM करियप्पा के ऊपर। दूसरा है शहीद सुखदेव। जैसा कि हम सभी जानते हैं 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। तो कल इनका जन्मदिन था, इसलिए इनको भी शामिल किया गया है। इसे आगे इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे अभी। और कल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस भी मनाया जाता है। तो 3 घटनाओं के ऊपर केवल आप जी के याद रखें कल के लिए। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। जो टॉपिक आज हमारे सामने है RN मुधलकर को लेकर, दूसरा सिक्किम को लेकर और तीसरा अटल जी को लेकर। तो इसके ऊपर थोड़ी चर्चा की जाएगी क्योंकि जी के यहां से बहुत सारा निकलने वाला है। तब तक आप एक कमेंट कर दें कि अटल जी का जन्म किस वर्ष हुआ था। इसी सवाल के साथ आज के क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आज का एक क्वेश्चन आपके लिए है, अटल जी का जन्म किस वर्ष हुआ था। यदि डेट सही हो तो ठीक, नहीं तो केवल आप वर्ष भी बता सकते हैं। तब तक आपके कमेंट्स को देखा जाए। बल्लू गुड इवनिंग, रुक्मिनी गुड इवनिंग, नीरज गुड इवनिंग, प्रिया इंदु शर्मा। सर आवाज नहीं आ रही है, क्या आवाज दी जा रही है अभी तक? नीरज कह रहे वीडियो क्लियर नहीं है। क्या हमारी आवाज और वीडियो साफ साफ दिखाई और सुनाई दे रही हो तो एक बार यस लिखकर इन्फॉर्म करें हमें। एक बार यस या नो लिखकर कंफर्म करें ताकि क्लास को आगे स्टार्ट किया जाए। अमन जायसवाल सुसंध्या। सालू सैंकी का सबसे पहला और तेज जवाब आते हुए नीरज कुमार सिंह, अब दोनों ठीक है सर, धन्यवाद आपका। प्रिया इंदु शर्मा का एक जवाब आता हुआ। चलिए कुछ और लोग जुड़ जाएं और एक इस सवाल का जवाब थोड़ा और स्पष्ट कर दें। प्रिया इंदु शर्मा 1900, अच्छा साल बताते हुए। आज का सवाल आपके लिए है कि अटल जी का जन्म कब हुआ था। अब आ रही है आवाज सर, चलिए ठीक है। मुकेश कुमार, नीरज कुमार का यस, मुकेश कुमार का जवाब आते हुए। चलिए तब सबसे तेज जवाब, अच्छा अमन जायसवाल पूछ रहे क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपके सामने है अटल बिहारी वाजपेयी। क्योंकि आज के इतिहास में इनको शामिल करने का कुछ वजह है, तो वजह के चलते एक जीके पूछा गया आपसे कि इनका जन्म कब हुआ था। अमन डेट सहित यदि ईयर हो सके तो ठीक, नहीं तो केवल ईयर से भी काम चलेगा। रुक्मिनी का भी कुछ जवाब आते हुए। चलिए तो अब तक जितने भी लोगों का जवाब आया सबका सही है, लेकिन आज सबसे फास्ट जवाब सालू सैंकी का आया हुआ है। चलते हैं क्लास को आगे बढ़ाते हैं, तब तक आप लोग
कमेंट करते रहिए। आगे तो अटल जी के ऊपर पहले बात हम लोग कर ले आज। तो अटल जी का जो जन्म हुआ था वह 25 दिसंबर 1924। तो इनके जन्मदिन को लेकर के आज शामिल नहीं किया गया है, या केवल ऐसे याद कर लेंगे। 25 दिसंबर याद करने का तरीका यह भी होगा कि इनके जन्मदिन पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो एक जी के यहां से निकलता है सुशासन दिवस। गुड गवर्नेंस डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो याद रखना है अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये डेट इंपोर्टेंट हो गया इसको लेकर। और साल याद रखने का बड़ा आसान तरीका भी, हम लोग जस्ट इतिहास पढ़े हुए हैं कि 1924 में गांधी जी को जेल से छोड़ा गया था और गांधी जी बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। तो जिस वर्ष गांधी जी बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, और संयोग ऐसा देखिए कि वो दिसंबर महीने में ही यह बैठक भी हो रही थी। तो दिसंबर महीने में बैठक भी हो रही है और दिसंबर में ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था, साल 1924। अब जो अटल जी को आज के इतिहास में शामिल करने का मुख्य वजह यह है कि 16 मई 1996 का आप दिन याद रख लेंगे, क्योंकि दिन तो आज का ही होगा 16 मई और साल होगा 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी भारत के, यहां पे ध्यान रखेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि भारत के 11वें निर्वाचित प्रधानमंत्री, शब्द पे ध्यान देंगे। तो भारत के 11वें निर्वाचित पीएम बने थे। और यदि पूछ ले कि व्यक्तिगत क्रम में कब में पीएम है यह, तो व्यक्तिगत क्रम यदि पूछ ले तो व्यक्तिगत क्रम में यह भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने थे आज ही के दिन 1996 में। बस दुर्भाग्य ऐसा था कि केवल 13 दिन के लिए मात्र इनकी सरकार चली थी। और 13 दिन का मतलब यह होता है कि 16 मई में 13 जोड़ेंगे तो 28 मई आता है। तो 28 मई को इन्होंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को दे दिया था। और इस वक्त राष्ट्रपति की बात करें तो एक जी के आपके लिए चलिए तैयार है कि आप बता सकते हैं कि 28 मई 1996 को जब अटल जी त्यागपत्र देने जा रहे होंगे तो उस वक्त देश का राष्ट्रपति कौन रहा होगा, किसको त्यागपत्र दिए थे? एक सवाल यहां से बन बैठता है। तो जब 28 मई को इन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो इसके बाद 1 जून को एक नई सरकार आई थी। और यहां से याद रखना कि 96 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद देश में 2 छोटे छोटे टर्म के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे, जिनका नाम याद रखना ऐसे HI हाई बोलना है इसको। प्राय हम लोग हाय हेलो करते हैं तो इसी के सारे हाय याद रखना है। वैसे हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का कार्यकाल लेकर आएंगे तो उसमें भी कुछ ट्रिक्स देंगे आपको। फिलहाल याद रखना है कि 96 में अटल जी के इस्तीफा देने के बाद HI प्रधानमंत्री बने। HI का मतलब हो गया H से HD देवगौड़ा, जो लगभग 1 साल के लिए रहेंगे, और I से इंद्र कुमार गुजराल। तो 96 से 97 रहेंगे HD देवगौड़ा, पुनः 97 से 98 रहेंगे इंद्र कुमार गुजराल, और फिर 98 में अटल बिहारी वाजपेयी वापसी करेंगे और इस बार 13 महीने के लिए सरकार चलाएंगे। फिर 99 में इनकी सरकार गिर जाएगी और 99 में पुनः जब मध्यावधि चुनाव कराया जाएगा उसके बाद यह 5 साल के लिए फिर सरकार चलाएंगे। तो इस प्रकार से 96 में 13 दिन के लिए, पुनः 98 से 99 में 13 mहीने के लिए, और 99 से 2004 तक यह 5 साल के लिए सरकार चलाएंगे। तो इसलिए आज अटल जी को शामिल करने का मुख्य वजह था 16 मई के दिन इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में व्यक्तिगत क्रम में 10वें और निर्वाचित क्रम में 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो तब तक अब तक कुछ जवाब आपका शायद आ चुका होगा, उम्मीद है। बल्लू पासवान ठीक है। अमन कुमार कर सुशासन दिवस। विनोद प्रजापति जय हिंद। सॉरी फॉर लेट विनोद जी, कोई नहीं, आप ड्यूटी करते हुए भी जुड़ रहे हैं, यही बहुत है। बल्लू कुमार का कुछ जवाब आते हुए सवाल है 28 मई 1996 को जब अटल जी इस्तीफा देने जा रहे होंगे तो किस राष्ट्रपति को इस्तीफा दे रहे होंगे? तो यहां से एक सवाल यह भी निकल जाता है कि प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसको सौंपता है। तो एक जी के यहां से भी निकल जाता है हमारा।
तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपता है। और भी लोग जवाब दे। केवल बल्लू का जवाब तक आया हुआ है। तब तक आगे की घटनाओं की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की घटनाओं में देखा जाए तो एक घटना मुधोलकर को लेकर है, एक सिक्किम को लेकर के है। तो पहले सिक्किम को क्लियर कर लिया जाए। तो पहले भी सिक्किम के ऊपर चर्चा हो चुकी है। सिक्किम के ऊपर या केवल दो ही आप जी के याद रखेंगे, एक सहराज्य और दूसरा पूर्ण राज्य। और इसी को लेकर के दिक्कत होती है। तो 16 मई 1975 को सिक्किम को औपचारिक रूप से भारतीय गणराज्य में शामिल कर लिया गया था 22वें राज्य के रूप में। तो इसलिए 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। यहां परीक्षा में जब भी सवाल पूछे सिक्किम को लेकर तो सहराज्य पूछ रहा है या पूर्ण राज्य पूछ रहा है, इसके ऊपर विशेष ध्यान आप दीजिएगा। यहां यदि हमसे पूछता है कि सिक्किम सहराज्य कब बना, तो सहराज्य को लेकर के आप याद रखना है। यहां पे सहराज्य और पूर्ण राज्य तो है ही। तो सहराज्य याद रखना कि 35वां संविधान संशोधन था 1974 के तहत बनाया गया था। और यदि पूछता है कि पूर्ण राज्य बनाया गया किसके तहत, तो 36वां संविधान संशोधन होगा, साल होगा 1975। और यदि दिन की बात की जाए तो दिन तो आज का ही था, 16 मई 1975। 75 याद होगा, इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल का लगाना, एनटीपीसी की स्थापना। तो इन सारी घटनाओं के चलते 75 प्रसिद्ध है। क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हुआ था। हम लोगों ने आर्यभट्ट नामक उपग्रह को भी पहली बार छोड़ा था। तो इस तरह से सिक्किम के ऊपर इन दो घटनाओं को लेकर प्राय सवाल पूछता है कि सहराज्य किस संशोधन के बाद बना, तो 35वां, कब बना 1974, और पूर्ण राज्य किस संशोधन के बाद बना, तो 36वां, और साल होगा 1975। अब सिक्किम भारत का पहला कार्बनिक राज्य है, अर्थात भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य पूछे कौन है, तो सिक्किम को माना जाता है। और सिक्किम को नक्शा में देखा जाए तो एक अंगूठे जैसी रचना है जो 3 देशों से घिरा हुआ है और नीचे पश्चिम बंगाल से घिरा होगा। 3 देशों में इसके बाईं तरफ आप देखेंगे तो नेपाल है, इसी सिक्किम के दाईं तरफ बात करेंगे तो भूटान है, और इसके ऊपर चाइना है, और सिक्किम के नीचे पश्चिम बंगाल पड़ता है। इस सिक्किम में 2 दर्रा है, एक नाथुला दर्रा और एक जेलेप्पा दर्रा। नाथुला दर्रा से चीन जाने का रास्ता होता है या मानसरोवर झील जाने का रास्ता होता है, और जेलेप्पा से भूटान जाने का रास्ता निकलता है। तो इस प्रकार से सिक्किम के ऊपर कुछ जीके हम लोगों ने देखा। अब है RN मुधोलकर को लेकर, तो शायद कुछ जवाब आप लोग का आना चाहिए अब तक। निशांत तिवारी जी, सर ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस तो नहीं है। बल्लू पासवान सही है आपका। अमन कुमार चौरसिया ठीक है, आप बता रहे हैं बिल्कुल। एक और जी के अमन कुमार चौरसिया देते हुए कि फर्स्ट ODF स्टेट, सही है कि भारत का पहला ODF राज्य पूछेगा तो सिक्किम हो जाता है। ODF होता है ओपन डेफिकेशन फ्री, अर्थात खुले में शौच से मुक्त पहला राज्य पूछे। कुछ टेक्निकल फॉल्ट के चलते पेज क्लोज हो गया था, तो क्लास को पुनः आगे
बढ़ाया जाए तो सिक्किम के ऊपर चर्चा हो चुकी है। और आज का सवाल अब तक जो पूछा गया था कि 28 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी किस राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दिए होंगे। तब तक इसी बीच एक घटना है, R.N. मुधोलकर जी का आज जन्मदिन है और इसके ऊपर एक जीके बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण जीके है हमारे लिए। मुधोलकर जी के ऊपर जीके याद रखना है कि 1912 ईस्वी में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछली क्लास में की थी, बांकीपुर में। और बांकीपुर पटना को ही कहा जाता है। तो बांकीपुर या पटना में 1912 ईस्वी में एक कांग्रेस का सेशन हुआ था, इसे 27वां सेशन कहते हैं। इसी 27वें सेशन या अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मुधोलकर के द्वारा किया गया। तो यदि पूछे कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन सा, तो 1912 का बांकीपुर होगा। और यदि पूछे कि बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कौन सा, तो आप जानते होंगे इसके 10 साल बाद 1922 में कहा, तो गया में हुआ था। अध्यक्षता किसके द्वारा, तो C.R. दास के द्वारा। तो ऐसे ही कांग्रेस की जो बैठकें हुई है और उसके जो अध्यक्ष हैं, इसे ऐसे ही क्रमबद्ध तरीके से याद किया जाएगा। तो बहुत सारे अधिवेशन इतिहास के थ्रू हम लोग याद कर लेंगे और फिर जब कांग्रेस के टॉपिक के ऊपर चलेंगे तो उस वक्त पुनः एक बार इन सारी घटनाओं को फिर से क्रमबद्ध तरीके से देखा जाएगा। तो आज 15 और 16 मई के सहारे हम लोगों ने कुछ जीके के ऊपर चर्चा की। अब जो सवाल पूछा गया था आपसे कि 96 में, तो आप याद रखेंगे कि भारत के शायद 10वें राष्ट्रपति थे जो कि 1992 से 1997 तक रहे थे। इनका कार्यकाल था, इनका नाम था शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। तो 92 से 97 शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति रहते हैं। और इसी क्रम में आप देख रहे हो 96 पड़ता है, तो अर्थात अटल जी ने त्यागपत्र अपना किसको दिया होगा, शंकर दयाल शर्मा को। तो इस तरह से एक जीके हमें निकल बनता है। अब आगे आज के टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक पर बढ़ने के पहले एक बहुत ही आसान सवाल आपके लिए आज का है। आपको जवाब देकर बताना है कि 1931 का कांग्रेस का एक सेशन हुआ था कराची में। बहुत ही आसान सवाल। इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट करके बताएं। बल्लू कुमार पासवान सबसे फास्ट जवाब बल्लू कुमार पासवान का आते हुए। अब ये देखना यह कि सही है या गलत है। 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है, क्योंकि आज के कहानी में इस अधिवेशन का भी जिक्र किया जाएगा। चलते हैं तब आज के अब मुख्य टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और उसी टॉपिक में जब ध्यान देखेंगे तो इस प्रश्न का जवाब भी आपको शामिल होगा। तब तक इस बीच यदि आपको पता हो तो आप जवाब देकर बताएं कि 1931 के कराची अधिवेशन में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। अब आज के मुख्य टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आज का मुख्य टॉपिक 1928 के इतिहास से प्रारंभ होगा। जैसा कि पिछली क्लास में 1929 तक की कुछ चर्चा हो चुकी थी, तो 1928 से बढ़ने के लिए एक लिंक तैयार करना होगा। तो यहां एक छोटी सी घटना पर समझ लें कि 1924 में चले आते हैं। अब आप 24, अभी जस्ट कुछ देर पहले बात हुई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म वर्ष 1924 है। सालू सैंकी का भी कुछ जवाब आते हुए, रुक्मिणी का भी, अमन का भी जवाब आते हुए, आप सभी का जवाब तो लग रहा है सही है। चलिए आगे कहानी में इन प्रश्नों के जवाबों को ढूंढा जाएगा। तो 1924 आप याद रखेंगे। एक तो बेरगा गांधी जी जेल से छूटते हैं,
बेलगांव में अध्यक्षता करते हैं और अटल जी का जन्म। अब 24 में एक नई घटना को आप याद रख लेंगे। नई घटना क्या है? 1924 में एक पार्टी बनी थी, इसका नाम था HRA, याद रखिए आप। 1924 में एक पार्टी बनाई गई थी HRA, इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसी को शॉर्ट में HRA कहा जाता है। तो पूछे कि HRA की स्थापना या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1924 में। किसके द्वारा? तो किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं आता है, बट मुख्य नाम जो आता है वो है सचिंद्र सान्याल का। इसके अलावा बात की जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल का भी नाम आता है, और भी कुछ लोगों ने मिलकर इस पार्टी का गठन किया था। और यह माना जाता है कि क्रांतिकारी आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी आंदोलन की सूत्रपात 1924 के HRA से माना जाता है। इनका मुख्य डिमांड या कहा जाए मुख्य तरीका था लड़ाई का कि अस्त्र और शस्त्र के जरिए हम अंग्रेजों को इंडिया से भगाने का काम करेंगे। तो इसके लिए इन्हें आवश्यकता थी किस बात की? तो अस्त्र और शस्त्र की इनको आवश्यकता थी। और इस अस्त्र और शस्त्र के लिए इनको क्या चाहिए? तो इसके लिए इन्हें पैसा चाहिए, और पैसे की इनको काफी कमी थी। और इसी पैसे की कमी को लेकर के याद रखेंगे, इसकी स्थापना के अगले ही साल एक घटना हम लोग पढ़ चुके हैं, 9 अगस्त 1925 की घटना। 9 अगस्त 1925 को एक ट्रेन थी, जो आप याद रखेंगे लखनऊ पड़ता है यूपी में, तो लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी। इसी लखनऊ से सहारनपुर के बीच में एक जगह पड़ता है काकोरी, और इसमें सरकारी खजाने को लखनऊ से सहारनपुर ले जाया जा रहा था। तो इसी रास्ते में काकोरी नामक स्टेशन के पास इस HRA के लोगों ने मिलकर इस ट्रेन को लूटा था। लूटने का मुख्य मकसद क्या था? ताकि पैसा मिल जाए और अस्त्र और शस्त्र के माध्यम से क्रांतिकारी आंदोलन को और तेज किया जा सके। इस काकोरी रेल षड्यंत्र के कारण जो HRA के बहुत सारे लोगों को अंग्रेजों ने पकड़कर जेल में बंद कर दिया था। इसमें से एक नाम आप याद रखेंगे, उनका नाम था चंद्रशेखर आजाद, जो किसी तरह बच निकले थे। और इसी षड्यंत्र के बाद जब चंद्रशेखर आजाद किसी तरह से बच निकले थे, तो यही फिर 1928 में दिल्ली पहुंचते। और एक चीज और याद रखना है कि इस HRA की स्थापना जो की गई थी वो कानपुर में की गई थी, याद रखना है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में किया गया। काकोरी रेल षड्यंत्र हुआ, जिसमें इनके अधिकांश नेताओं को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। इनमें से एक प्रमुख नेता चंद्रशेखर आजाद जो बच निकले, और पुनः इस संगठन को और मजबूत करने के ख्याल से 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान, याद रखना है, फिरोज शाह कोटला मैदान जो दिल्ली में है, इसी फिरोज शाह कोटला मैदान में एक उस वक्त की पार्टी थी भारतीय नौजवान सभा। तो भारतीय नौजवान सभा को HRA में मिला दिया जाता है, और HRA और भारतीय नौजवान सभा को मिलाने के बाद इसका नाम भगत सिंह के सुझाव पर, याद रखना है, HSRA कर दिया जाता है। अर्थात आप देखेंगे तो HRA जो पहले से ही था, इसमें एक नया वर्ड S जोड़ दिया जाता है, और S का मतलब होता है सोशलिस्ट या समाजवादी। और यह सोशलिस्ट या समाजवादी विचार, याद रखना है, कि भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। भगत सिंह चाहते थे कि ऐसे समाज की स्थापना की जाए जहां सभी वर्गों को समान अधिकार मिले, सभी वर्ग एक साथ लाभान्वित हो। तो इन्हीं के
कहने पर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में मुख्यतः याद रखना कि चंद्रशेखर प्रसाद के प्रयास से और भगत सिंह के द्वारा एक शब्द एस दिए जाने से दोनों को मिला दिया गया और HRA जो 24 में गठित हुई थी 1928 में अक्टूबर महीने में, याद रखना इसको भी कि अक्टूबर 1928 में दिल्ली में इसी का नाम HSRA पड़ गया था। और यह बहुत ही बार पूछा भी गया है और इसी को फिर आगे बढ़ाएंगे तो इसके तक फिर आगे की घटनाओं को देखा जाएगा। तो एक करेक्शन 24 से 28 HRA और HSRA को आप याद रखेंगे, 24 से लेकर 28 तक की घटना। अब दूसरी घटना के ऊपर चलते हैं, दूसरा करेक्शन तैयार करते हैं हम लोग आज का। तो दूसरा करेक्शन हमारा होगा वो होगा कि 1928 में पता होगा कि फरवरी महीने में, फरवरी 1928 में एक कमीशन आया था, साइमन कमीशन। और इस साइमन कमीशन की बातों को जब भारतीयों के द्वारा नहीं माना गया तो आप पढ़े थे कि बर्केनहेड के द्वारा चैलेंज दिया गया था और चैलेंज देने के बाद इसी 28 में फिर महीना क्या था बताया गया था, अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या लाया गया, नेहरू रिपोर्ट। तो 28 में सबसे पहले फरवरी के महीने में साइमन कमीशन पहुंचता है भारत। अगस्त में चूंकि साइमन कमीशन में सभी लोग अंग्रेज होते हैं इसका विरोध होता है और तब जाकर बर्केनहेड के द्वारा चैलेंज दिया जाता है और एक तैयार होता है रिपोर्ट, क्या, नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू नीचे की चीजों को पहले मिटा देते हैं, इसको पुनः आगे हम लोग बढ़ाएंगे। अब नेहरू रिपोर्ट में बोला गया था कि यह भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है और इसमें एक डिमांड रखा गया था, उसका नाम था डोमिनियन स्टेट। ये बहुत बार पूछा गया कि कांग्रेस के द्वारा सबसे पहली बार डोमिनियन स्टेट की डिमांड कब की गई थी या किस रिपोर्ट में की गई थी, तो आंसर होगा नेहरू रिपोर्ट में। अब डोमिनियन का मतलब जो अधिराज्य होता है, इसका मतलब यह होता है कि शासन अंग्रेजों का ही होगा, शासन अंग्रेज करेंगे, उसके अंदर हमें कुछ मौलिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार हमें मिल जाना चाहिए। और इसी डोमिनियन स्टेट की मांग जब नेहरू रिपोर्ट के द्वारा किया गया था तो कांग्रेस के नेता आपस में इसी डिमांड को लेकर दो भागों में बट गए थे। यह मामला कब का है, अगस्त 1928 का मामला है। अब यहां से नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में जिन्ना का 14 सूत्री मांग आएगा जो आगे आएगा। अब इसी 28 में याद रखेंगे महीना होगा दिसंबर का, जगह होगा कलकत्ता, यानी फरवरी में साइमन कमीशन, अगस्त में नेहरू रिपोर्ट और दिसंबर में कलकत्ता में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। और इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता याद रखना है मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। अब इस कलकत्ता अधिवेशन में जब अध्यक्षता इनके द्वारा किया जाएगा तो इसमें एक विवाद होगा कि डोमिनियन स्टेट की मांग हम नहीं करेंगे बल्कि हमें पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए। अब यहां से कांग्रेस में दो विचारधारा निकल जाएगी, एक को लीड करेंगे गांधी जी। तो गांधी जी और कुछ जो बुजुर्ग नेता थे उनका कहना था कि नहीं, फिलहाल अभी अंग्रेजों से हम पूर्ण आजादी की मांग ना करके पहले डोमिनियन स्टेट की डिमांड कर लें। और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं का डिमांड यह था कि नहीं, हमें डोमिनियन स्टेट को लेकर नहीं बल्कि हमें किस बात को लेकर, पूर्ण स्वराज्य, कि हमें पूर्ण स्वराज को लेकर डिमांड रखना चाहिए। तो जब विवाद बढ़ता चला गया तो आगे बीच बचाव किया गया गांधी जी के द्वारा और कहा गया कि ऐसा करते हैं कि इस नेहरू रिपोर्ट को 2 साल का वक्त दिया जाना चाहिए। यदि 2 साल के अंदर अंग्रेजों के द्वारा इस डोमिनियन स्टेट की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है तो हम आगे पूर्ण स्वराज की मांग पर विचार नहीं करेंगे, और यदि इनकी डिमांड के ऊपर विचार नहीं किया जाता है तो फिर आप जैसा कहें उस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा।
बीच बचाव करते हुए इन लोगों ने 2 साल का मांग रखा, किंतु दबाव बढ़ता देख कहा कि ठीक है, हम केवल हमें 1 साल का वक्त दिया जाए। और इस नेहरू रिपोर्ट को, जो कि 28 दिसंबर 28 में जो बैठक हुई थी, तो 1 साल का इसे कहा जा सकता है कि अल्टीमेटम कहा जा सकता है, या इसको डेडलाइन कहा जाए। तो नेहरू रिपोर्ट को इस कोलकाता अधिवेशन में एक डेडलाइन तय किया गया। वो डेडलाइन क्या था? वह था 31 दिसंबर का। साल क्या? तो 1 साल का वक्त दिया गया था। तो यह दिसंबर कब का है? 1928। तो 31 दिसंबर 1929 का डेडलाइन दिया गया कि चलिए आपके डोमिनेंट स्टेट को यदि अंग्रेज 31 दिसंबर 1929 तक इसको मान लेते हैं तो हम आगे की कार्रवाई नहीं करेंगे, और यदि इस डेडलाइन को यह अंग्रेज नहीं स्वीकार करते हैं डोमिनेंट स्टेट को लेकर, तब पूर्ण स्वराज्य की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो एक कंडीशन याद रखना कि साइमन कमीशन का आगमन हुआ। इस साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू रिपोर्ट आया, और इसी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में आपको पता होगा तो जिन्ना का 14 सूत्री मांग, जो कि 1929 में मार्च महीने में आएगा। मार्च 1929 में जिन्ना का 14 सूत्री मांग आएगा। उसके बाद फिर डेडलाइन तय कर दिया जाएगा कि 31 दिसंबर 1929 तक का डेडलाइन यहां पर दे दिया जाता है। अब इस 28 से 29 1 साल के बीच में बहुत कुछ ऐसा बदलाव होने वाला होगा, और गांधी को इस बात की भनक लग चुकी होगी कि अंग्रेज इतनी आसानी से हमें यह देने वाले हैं नहीं। तो अब मुख्य हमारा जो मुद्दा होगा, इस 28 दिसंबर यहां देखा जाए कि दिसंबर 1928 और दिसंबर 1929, इस 1 साल के बीच में आखिर में ऐसी कौन कौन सी घटना घटित होगी जो गांधी जी को आगे चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन करने को मजबूर करेगी। एक चीज यही याद रखना है कि साइमन कमीशन के मुद्दे को पुनः भी आगे बढ़ाएंगे। क्यों? कि 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को की गति धीमी हो गई थी, उस गति को रफ्तार देने का काम इस साइमन कमीशन ने किया था। और इसी साइमन कमीशन की असफलता कहिए या भारतीयों को निराशा जो हाथ लगी थी, इसी का परिणाम था आगे की सारी रिपोर्ट या आगे की सारी घटनाएं। तब हमें दिसंबर 28 से आगे मूव करना है। तो एक स्क्रीनशॉट आप ले लो। चलो, विनोद जी का भी आंसर, सबका आंसर, पटेल का आंसर आ रहा है। अमन कर रहे हैं कि सेकंड आरटीसी की अध्यक्षता, अरे ना 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 ना, सेकंड आरटीसी की अध्यक्षता पटेल क्यों करेंगे? इतना भारतीयों को औकात कहां से हो गया था उस वक्त। अमन कर रहे हैं कि आरएसएस की स्थापना, चलिए बाद में देखा जाए आरएसएस की स्थापना कब हुई थी। चलिए, बल्लू का कहना क्या पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलिए, यदि साफ दिखाई पड़ रहा होगा तो आप साफ साफ समझ भी लें आज की घटनाओं को, तो बहुत अच्छा होगा। तो इसे अब साफ कर दिया जाए और आगे बढ़ते हैं। अब 1929 में क्या क्या घटना होगी उस पर ध्यान देना है। 1929 में जो सबसे पहले होगा वो होगा मेरठ षड्यंत्र केस। सर कुछ जवाब कैसे? चलिए, अभिनंदन पांडे भी जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो 1928 में सबसे पहले मेरठ षड्यंत्र केस होगा। इसमें कुछ किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अब जो 29 में सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो याद रखना है अप्रैल की घटना, सबसे महत्वपूर्ण घटना। और वो डेट अभी फिलहाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 8 अप्रैल का डेट था कि फिलहाल अभी हम लोग चूंकि एक भूमिका तैयार कर रहे हैं, इसलिए केवल डेट उन्हीं घटनाओं का याद रखेंगे जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो केवल याद ये रखना है
कि 1929 में असेंबली में एक बिल, दो बिल लाया गया था, यहां याद रखना है। 1929 में एक था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा था ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बिल। इन दो बिलों को पास करवाने के लिए बैठक हो रही थी और इसी समय चूंकि आपको एक और घटना थोड़ा याद होगा कि 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज किया गया था लाहौर में, और लाहौर में जो लाठीचार्ज किया गया था तो उस लाठीचार्ज में नवंबर महीने में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और लाला लाजपत राय की इस मृत्यु के बाद HSRA, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, HSRA के लोगों के द्वारा यह प्रण लिया गया कि लाठीचार्ज का जो ऑर्डर दिया गया था एक अंग्रेज के द्वारा, उसका नाम था स्कॉट। इसी स्कॉट ने ऑर्डर दिया था लाठीचार्ज का, जिसके बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और उन्होंने एक लाइन कहा था कि मेरे सिर पर पड़े लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश हुकूमत के लिए कील साबित होगा। और नवंबर में जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है तो HSR के लोग इस स्कॉट से बदला लेने का प्लान करते हैं और इसी प्लान के तहत 1929 में इनको मारने का प्लान किया जाता है, लेकिन गलती से स्कॉट नहीं बल्कि सैंडर्स की हत्या हो जाती है। तो सैंडर्स को गोली मार देना यह 1929 की एक घटना। अब पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बिल लाया गया था, असेंबली में काफी भीड़ था। अब HSRA के लोगों को लगा कि चूंकि अंग्रेज हमारी डिमांड पर ध्यान नहीं दे रही है तो उनको उनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा है, तो उन्हीं अंग्रेजों को नींद से जगाने के लिए इन लोगों ने निर्णय लिया कि इस बिल के पास कराते समय असेंबली में एक जोरदार धमाका किया जाएगा ताकि अंग्रेज अपनी नींद से जगे और हमारी डिमांड को की तरफ ध्यान दे। तो 8 अप्रैल को याद रखना है कि असेंबली में बम फेंका गया। असेंबली बम कांड लिखना थोड़ा सा निगेटिव होता है, तो असेंबली बम धमाका लिखा जाए इसे। तो असेंबली बम धमाका किया जाता है। इसमें दो नाम था, एक था भगत सिंह और दूसरा नाम था बटुकेश्वर दत्त। अब यहां याद रखना है कि सैंडर्स की हत्या करने के बाद अंग्रेज जब HSRA के लोगों को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे तो इसमें मुख्य आरोपी थे भगत सिंह। तो भगत सिंह, और ये घटना याद रखना कहां की घटना है, यह घटना लाहौर की है। उस वक्त पंजाब की राजधानी हुआ करती थी लाहौर। तो लाहौर से भगत सिंह कोलकाता भाग आते हैं और कोलकाता में कुछ दिन वो गुजारते हैं और उसके बाद पुनः जब असेंबली में बम फेंकने का प्लान होता है तो इन दोनों को चुना जाता है कि आप बम का धमाका करेंगे असेंबली में जाकर। और जब 8 अप्रैल को इनके द्वारा बम फेंका जाता है और असेंबली में काफी पर्चा बांटा जाता है और वहीं पर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है और अंग्रेजों हमारी डिमांड को सुनो ऐसा नारा लगाते हैं। अब इस बम धमाके के बाद चाहते तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से भाग भी सकते थे, किंतु इन्होंने अपनी भागने के बजाय गिरफ्तारी देना ज्यादा आवश्यक समझा और इन लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दे दी। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को पकड़ लिया गया और इनके HSRA के और भी लोगों को पकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया। और यहीं से एक जीके निकलता है और कि जब HSRA के लोगों को और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जेल में रखा गया था तो जेल में व्यवस्था ठीक नहीं थी, ना खाने पीने की ना रहने की। तो उसी खाने पीने को लेकर याद रखना है, यहाँ पे खाने पीने की जो व्यवस्था ठीक नहीं थी तो इसी को लेकर के इन लोगों के द्वारा एक भूख हड़ताल किया गया। और कहा जाता है किसी भूख हड़ताल में एक व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम था जतीन दास। कहीं कहीं पे इन्हीं का नाम यतीन्द्र दास भी आता है। असेंबली के अध्यक्ष विठल भाई पटेल, चले उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे डिटेल से। असेंबली के नहीं थे वो।
तो 1925 में अध्यक्षता की थी उन्होंने। तो जतिन दास 64 दिन, याद रखना है कि 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की जेल में ही मृत्यु हो जाती है। तो एक घटना यहां से निकलता है, क्या क्या कि अप्रैल महीने में इन दो बिलों को पास कराने वाले अंग्रेज ने पब्लिक सेफ्टी बिल का मतलब यह था कि जो HSRA के द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई जा रही थी, उन गतिविधियों के ऊपर लगाम लगाने के लिए बिल लाया गया था। और ट्रेड यूनियन के मजदूरों के बीच जो संघर्ष चल रहा था, तो उसी संघर्ष को समाप्त करने के लिए यह बिल लाया गया। इसी क्रम में अप्रैल महीने में असेंबली बम कांड होता है और जिस स्कॉट ने लाला लाजपत राय पर गोली चलाने का आदेश दिया था, उनको मारने के क्रम में स्कॉट बच आते हैं और सैंडर्स की हत्या हो जाती है लाहौर में 1929 में। और अप्रैल महीने में असेंबली बम धमाका किया जाता है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। और जब इन्हें गिरफ्तार कर जेल में रखा जाता है, तो खाने पीने की असुविधा, रहने की असुविधा को लेकर यह आंदोलन और भूख हड़ताल करते हैं। और इसी भूख हड़ताल में 64 दिन के बाद जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु के बाद भले व्यवस्था ठीक हो गई हो, लेकिन यह बेचारे भूख से तड़प तड़प के मर गए। तो यहां तक की घटना हो गई। अब इसके आगे आप ध्यान रखना कि अप्रैल 1929 में एक बहुत बड़ा, अप्रैल के जस्ट बाद याद रखना है मई, यह घटना अप्रैल की है। अब मई 1929 में क्या चेंज आता है, तो याद रखना कि इंग्लैंड में आम चुनाव होता है। और इस इंग्लैंड के आम चुनाव में वहां एक पार्टी, लेबर पार्टी है। इस आम चुनाव में लेबर पार्टी की जीत हो जाती है। और इसी लेबर पार्टी के नेता के तौर पर एक नाम आपको याद होगा, जिनके द्वारा एक आगे चल करके और भी एक घोषणा भी किया गया था, और उनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। तो यह नाम बिल्कुल याद रखना है कि असेंबली बम धमाका के अगले महीने मई में इंग्लैंड में आम चुनाव होता है। और इस मई के अगले महीने जून 1929 में रैमजे मैकडोनाल्ड इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं लेबर पार्टी की तरफ से। और यह जून 1929 से लेकर, इनका कार्यकाल पहले ही बताया गया था, जून 1935 तक इनका कार्यकाल होगा। अर्थात 1929 के जून से लेकर 1935 के जून तक जितनी भी घटनाएं घटित होगी, उस वक्त यदि पूछे कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन, तो आपको जवाब देना है रैमजे मैकडोनाल्ड। जैसे पूछेगा आपसे कि 1929 के भी लाहौर में सेशन होगा कांग्रेस का, और उस लाहौर सेशन के समय पूछ ले तो भी आंसर नहीं होगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पूछे, रैमजे मैकडोनाल्ड होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पूछेगा तो रैमजे मैकडोनाल्ड होगा। क्यों? कि जून 1929 में प्रधानमंत्री बनते हैं और जून 1935 तक ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहते हैं। तो इतनी घटना हो गई, एक अप्रैल की, एक मई और एक जून की घटना हो गई। इसी बीच गांधी जी पूरे भारत में दौरे पर निकले हुए हैं और भारत के लोगों के मन को टटोल रहे हैं कि क्या भारत में क्रांति का कोई मूड है ऐसा। और इस क्रम में अब गांधी का यहाँ पर एंट्री होगा। तो इस चीज को आप पहले नोट कर ले। यहाँ एक जीके आपके लिए पूछा जाएगा, यह बता दीजिए कि 1929 में विश्व स्तर पर कोई घटना घटित हुई थी। उस घटना का कोई यदि पता हो, जानकारी हो, तो आप बताइए कि 1929 से लेकर 1933 तक, 1929 से 1933 तक विश्व स्तर पर कोई घटना घटित हुई है। और इस घटना का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर भी असर पड़ेगा। तो 1929 से 33 के मध्य कौन सी प्रमुख घटना घटित हुई है, पहले आप इसका जवाब दें।
राजा कुमार 13 जुलाई से 13 सितंबर तक। अच्छा सर आप बताना चाह रहे होंगे सर रमजे मैकडोनाल्ड का। बल्लू सवाल आपके लिए है कि 1929 से 33 तक विश्व स्तर पर कोई घटना घटित हुई है जिसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। चलिए जवाब किसी का अब तक नहीं आया, याद रखना है इसे वैश्विक आर्थिक मंदी कहा जाता है कि पूरे विश्व स्तर पर एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, मंदी आई थी और इस मंदी का असर यह हुआ था कि भारत में पैसे का मूल्य काफी कम हो गया था और यहां पर चीजें काफी महंगी हो गई थी, तो इसका असर भारतीयों के ऊपर पड़ेगा। फिलहाल अप्रैल फिर मई और जून तक का सवाल तैयार है। अब जब रैमजे मैकडोनाल्ड इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस वक्त याद होगा आपको भारत का गवर्नर जनरल कोई हुआ करता था। यदि किसी को नाम पता हो कि इस वक्त घटना घटित हो रही है, इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, जिनका कार्यकाल शायद पहले भी हम जान चुके हैं, 1926 से 1931 तक यह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर रहेंगे। तो इनका नाम बताना है आपको 26 से 31 के बीच। ठीक है, रुक्मणी का विश्व में आर्थिक मंदी आई थी, बल्लू का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए तो लॉर्ड इरविन यहां पे एक नाम आता है, अब इस नाम को याद रखना है कि 1926 से 1931 तक भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन को रैमजे मैकडोनाल्ड इंग्लैंड बुलाते हैं शपथ लेने के बाद और इस लॉर्ड इरविन से भारत की जानकारी लेते हैं कि आखिर में भारत में डिमांड क्या कंडीशन है, भारत का वहां की क्रांतिकारी गतिविधियों का क्या हिसाब किताब है और भारतीय कितने आंदोलित हैं अंग्रेजों को लेकर। तो जब इनको मैकडोनाल्ड के द्वारा इंग्लैंड बुलाया जाता है तो इंग्लैंड से वापस होने के बाद अक्टूबर का महीना होगा, याद रखेंगे आप, अर्थात अप्रैल मई जून, अब महीना आएगा अक्टूबर का। साल अभी भी 1929 ही है, तो अक्टूबर 1929 में जब लॉर्ड इरविन इंग्लैंड से भारत लौट कर आते हैं तब ये भारत के समक्ष कुछ प्रस्ताव रखते हैं। इस प्रस्ताव में भारतीयों को याद दिलाते हैं कि 1917 में एक घोषणा की गई थी अंग्रेजों के द्वारा अगस्त महीने में और इसमें एक वर्ड बोला गया था उत्तरदायी सरकार। तो लॉर्ड इरविन भारतीयों को याद दिलाते हैं कि 1917 में ही हमारे द्वारा यह घोषणा किया जा चुका है कि हम भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे, पहली बात। और दूसरी जो प्रमुख बात यह बताते हैं कि चूंकि साइमन कमीशन का रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है, तो साइमन कमीशन का जब रिपोर्ट आता है इस रिपोर्ट के बाद इंग्लैंड में कहा जाए या फिर लंदन में एक आरटीसी गोल मेज सम्मेलन बुलाया जाएगा और इसी गोल मेज सम्मेलन में आपके डिमांड के ऊपर चर्चा की जाएगी। अगले साल जब साइमन कमीशन का रिपोर्ट आएगा तब, अभी साल चल रहा है 1929 का, यह अक्टूबर महीने में घोषणा करते हैं कि अगले साल साइमन कमीशन का जब रिपोर्ट आएगा तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट के बाद इंग्लैंड में आपके डिमांड के ऊपर हम लोग बैठकर बात करेंगे। अब अभी आपको याद होगा तो डेडलाइन अभी याद रखना है, 31 दिसंबर 1929 का डेडलाइन याद रखना है हमें। तो अंग्रेज किसी तरह से चाह रहे थे कि इस डेडलाइन को हम पार कर जाए और नेहरू रिपोर्ट को 31 दिसंबर 1929 तक का ही मौका दिया गया था कि इसके बाद फिर हम गतिविधियों को चेंज करेंगे। तो जब ऐसा इनके द्वारा घोषणा किया गया कि लंदन में गोल मेज सम्मेलन बुलाएंगे और आपके जो भी डिमांड्स होंगे उनके ऊपर विचार किया जाएगा, तो अक्टूबर के बाद नवंबर और नवंबर का क्रिया दिसंबर का महीना होगा। तो दिसंबर में गांधी जी लॉर्ड इरविन से मुलाकात करते हैं और लॉर्ड इरविन से मुलाकात करने के बाद गांधी जी पूछते हैं कि क्या सच में आप जिन चीजों की घोषणा कर रहे हैं क्या इसको आप इंप्लीमेंट करने वाले हैं ईमानदारी पूर्वक, और लॉर्ड इरविन की तरफ से कोई जवाब नहीं।
और आज बार बार कुछ तकनीकी खराबी की वजह से क्लास डिस्टर्ब हो जा रहा है, इसके लिए सॉरी आप सभी से। चलिए तो फिर से एक बार हम लोग जुड़ते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे की घटनाओं को देखा जाए तो यहाँ 1929 से लेकर और जनवरी 30 तक की घटना घटित हो चुकी है, जिसमें मार्च अप्रैल की घटना देखेगी। मई में इंग्लैंड में चुनाव हुआ, जून में रंजे मैकडोनाल्ड वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं, लॉर्ड इरविन को इंग्लैंड बुलाया जाता है और इंग्लैंड से वापस आने के बाद अक्टूबर में लॉर्ड इरविन के द्वारा कुछ घोषणाएं की जाती है, जिनमें से दो प्रमुख घोषणा होती है कि 1917 में जो उत्तरदायी सरकार की घोषणा की गई थी हमारे द्वारा, हम इसे लागू करेंगे। और साइमन कमीशन के रिपोर्ट के बाद लंदन में आपकी डिमांड को लेकर गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि गोलमेज सम्मेलन किस समिति की अनुशंसा पर बुलाया गया था, तो आंसर होगा साइमन कमीशन। अब चूंकि डेडलाइन भी मिला हुआ था, तो जब लॉर्ड इरविन के द्वारा अक्टूबर में इसकी घोषणा होती है, तो दिसंबर महीने में गांधी जी इरविन से मिलकर पूछते हैं कि क्या आपने जो घोषणा किया है सच में आप सीरियस है हमारी डिमांड को लेकर। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने के कारण डेडलाइन पूर चुका होता है और 31 दिसंबर की रात को लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का एक सेशन बुलाया जाता है और इस सेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। और जवाहरलाल नेहरू अपने पिता के द्वारा डिमांड किए गए डोमिनियन स्टेट की मांग को खारिज करते हैं और कहा जाता है कि चूंकि डेडलाइन नेहरू रिपोर्ट की खत्म हो चुकी है, तो अब हम पूर्ण स्वराज्य और पूर्ण स्वाधीनता की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिर 2 जनवरी 1930 को एक प्रस्ताव पास कर यह घोषणा किया जाता है कि अब हम पूरे भारत में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस और पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाएंगे और 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में पूर्ण आजादी दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे धूमधाम से। यह घटना 26 जनवरी 1930 की हुई। अब इसके आगे चलते हैं। छब्बीस जनवरी 1930 पूर्ण स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया गया जनवरी में। अब इसी जनवरी से आगे चलते हैं तो फरवरी आता है, साल 1930 ही होगा। अब यहां से गांधी जी एक्टिव हो जाएंगे, फिर याद रखना है। और फरवरी महीने में 1930 ईस्वी में अहमदाबाद में याद रखना है, या साबरमती आश्रम कर लीजिए। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में कांग्रेस वर्किंग समिति की एक बैठक होती है और इस बैठक में गांधी जी को कहा जाता है कि आप सभी ने अवज्ञा आंदोलन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और गांधी जी को इस समिति के द्वारा फरवरी महीने में कहा जाता है कि अब आप सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर सकते हैं। अर्थात गांधी जी को हरी झंडी दे दी जाती है कि अब आप इस आंदोलन को प्रारंभ कर दीजिए। फिर गांधी जी का सोचना होता है कि नहीं, किसी भी बड़े आंदोलन को प्रारंभ करने के पहले एक बार फिर से अंग्रेजों से बातचीत करनी चाहिए। और फरवरी के बाद अब मंथ आता है मार्च का। तो मार्च में 2 तारीख का दिन भी याद रख लेंगे क्योंकि दिन महत्वपूर्ण होगा। 2 मार्च को गांधी जी एक डिमांड रखते हैं अंग्रेजों के साथ, उसका नाम होता है 11 सूत्री मांग। गांधी का 11 सूत्री मांग, और एक लेख प्रकाशित करते हैं यंग इंडिया में। गांधी जी की एक पत्रिका थी यंग इंडिया, तो इसी यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से गांधी जी अंग्रेजों से 11 सूत्री डिमांड करते हैं
और उसे कहते हैं कि जी आप हमारी इन 11 सूत्री डिमांड के ऊपर विचार करते हैं तो फिर हम इस आंदोलन को नहीं करेंगे, और यदि इसके ऊपर विचार नहीं किया जाता है तो फिर हम एक बड़े आंदोलन को अंजाम देंगे। और इस 11 सूत्री डिमांड में आपको केवल इतना से याद रखना है, इस 11 सूत्री डिमांड में भारत के 3 वर्गों को गांधी जी जोड़ना चाहते थे, जिसमें से एक वर्ग था पूंजीपति, या आप इसको व्यापारी भी कह सकते हैं, दूसरा विद्यार्थी छात्र, और जो तीसरा वह था आम जनता। क्योंकि गांधी जी यह समझते थे कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देना है तो समाज के सभी वर्गों को जोड़कर चलना होगा, और इसी सभी वर्गों को जोड़कर चलने के लिए इस 11 सूत्री मांग में इन 3 वर्गों का खासा ध्यान रखा। पूंजीपतियों को या व्यापारियों को खास तौर पर जो 1929 और 33 के मध्य जो आर्थिक मंदी चल रही थी, इस मंदी में भारतीय रुपये का जो मूल्य काफी कम हो रहा था, तो इसको लेकर के उन्होंने बात रखी ताकि पूंजीपति या व्यापारी वर्ग को लाभ पहुंचे। विद्यार्थियों के लिए कहा गया, पहले आम जनता की तरफ बात कर लेते हैं, तो आम जनता की तरफ कहा गया कि उस वक्त आम जनता को ये नमक के ऊपर भी कर लगाया जाता था, और कहा जाता था कि नमक कोई आम भारतीय नहीं बना सकता है, या नमक की खेती किसी भारतीय के द्वारा नहीं की जा सकती है। तो इससे आम जनता में भी आक्रोश था। और क्या था कि उस वक्त जो आर्मी रखी जाती थी तो आर्मी के ऊपर काफी खर्च किया जाता था, तो गांधी जी ने डिमांड रखी थी कि आप आर्मी के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं या जो ऑफिसर्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं उन खर्च में कटौती कीजिए। क्यों? इस वक्त पूरा विश्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, तो आर्थिक मंदी से जूझ रहा है और यहाँ विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने के लिए भी सुविधा नहीं मिल रही है। तो चूंकि युवा वर्ग उस वक्त विद्यार्थी हुआ करता था और इनको पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं थी, तो इनके लिए पढ़ने लिखने की व्यवस्था की जाए, आम जनता की सहूलियत में कुछ सेवाएं दी जाए, और व्यापारियों या पूंजीपतियों को व्यापार के लिए कुछ राहत दिया जाए। तो ऐसा करके जब डिमांड रखा गया तो अंग्रेजों ने अनसुना कर दिया, और इसके ठीक 10 दिन बाद गांधी जी एक बड़े आंदोलन को पुनः अंजाम देंगे। तो इसमें पूंजीपति, विद्यार्थी, आम जनता अर्थात पूरे भारत के सभी वर्गों का पूरा सपोर्ट मिला गांधी जी को, और यह बात है 2 मार्च के दिन। अब 2 मार्च के आगे चलते हैं। अब 2 मार्च के बाद याद रखना 11 मार्च आता है, 1930। 11 मार्च 1930 को अहमदाबाद में याद रखना है। अहमदाबाद के मैदान में एक बहुत भीड़ इकट्ठा होती है, हजारों की भीड़ इकट्ठा होती है, और उस भीड़ को गांधी जी संबोधित करते हैं। और इसी 11 मार्च के भीड़ को संबोधित करने के बाद उसी भीड़ से गांधी जी 78 सत्याग्रही चुनते हैं, और इसी 78 सत्याग्रही को लेकर 11 मार्च के अगले दिन अर्थात 12 मार्च से अपने आश्रम, चूंकि अहमदाबाद में इनका आश्रम था, इसका नाम था साबरमती। इसी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अपने द्वारा चुने गए 78 सत्याग्रहियों के साथ 12 मार्च को गांधी जी निकल पड़ते हैं। कहां के लिए? तो यहां से याद रखना है, यह जगह है साबरमती का, और साबरमती से चलते हैं कहां? तो दांडी के लिए। दांडी गुजरात का एक शहर है जो उस वक्त बॉम्बे प्रांत में हुआ करता था, तो यह एक समुद्री तट का इलाका है। तो गांधी जी साबरमती से 78 लोगों को लेकर एक दल निकलता है, और यह पूरी दूरी जो होती है, इस बीच में आप याद रखिएगा कि बीच में 385 किलोमीटर की दूरी होती है। तो इसे किलोमीटर में भी परीक्षा में पूछा जाता है, और कभी कभी इसे मील में भी पूछेगा। तो मील में पूछे तो 241 मील याद रखना है हमें। किलोमीटर में 385 किलोमीटर की दूरी, और मील में 241 मील की दूरी, या अपने 78 लोगों के साथ चलते हैं, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा हुजूम इनके साथ जुड़ जाता है, आंदोलन काफी तीव्र हो जाता है।
अब यह दांडी पहुंचते हैं 12 मार्च को चलते हैं और दांडी 5 अप्रैल को पहुंचते हैं ये। और 5 अप्रैल को पहुंचने के बाद अगले दिन 6 अप्रैल को 6 अप्रैल की सुबह 1930 ही होगा। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक बनाकर गांधी जी नमक कानून को तोड़ते हैं और इसे नाम दिया जाता है नमक सत्याग्रह। और इस पूरे घटना को नाम दिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय में 2 वर्ड याद रखना है, एक स है और दूसरा विनय है। विनय का मतलब होता है विनम्रता पूर्वक और स का मतलब होता है साथ। तो विनम्रता के साथ अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा का न माना जाना। तो गांधी जी का कहना था कि चूंकि भारतीयों को अंग्रेज नमक बनाने से रोक रहे हैं और नमक के ऊपर काफी कर लगाया गया था, जिससे कि नमक काफी महंगी हो चुकी थी और खाने में भारतीयों के लिए या किसी के लिए भी नमक अति आवश्यक चीज है। तो इसी नमक कानून को गांधी जी ने दांडी में 6 अप्रैल को नमक बनाकर तोड़ा और उसको नाम दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। अर्थात हम विनती के साथ आपकी आज्ञा को नहीं मानते हैं और आपके नमक कानून को हम तोड़ते हैं। और इसी को दूसरा नाम दिया जाता है, जो कि दांडी तक यात्रा की गई तो इसका नाम पड़ता है दांडी मार्च भी इसे कहा जाता है। तो दांडी मार्च पर सवाल पूछेगा कि प्रारंभ कब हुआ? 12 मार्च को। और 5 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ते हैं। और पूरा दिन निकाला जाए तो दिन होता है 24 दिन। आप याद रखिए, इस 24 दिनों की यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल को गांधी जी नमक बनाकर इस कानून को तोड़ते हैं और इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। तो पूछेगा कि दांडी मार्च की यात्रा स्टार्ट कहां से हुई थी? तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। कहां तक गए थे? दांडी तक। कितनी दूरी तय की थी? 385 किलोमीटर या 241 मील। यहाँ एक चीज और याद रख लेंगे कि 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है। तो आप जब इसको बदलेंगे तो यह आपको डेटा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से नमक सत्याग्रह कंप्लीट हो गया। और यह महीना था अप्रैल का, डेट था 6 अप्रैल का। और यही से 6 अप्रैल के जस्ट बाद आता है मई का महीना और डेट काफी महत्वपूर्ण होगा 4 मई। 4 मई 1930 को याद रखना है। 4 मई 1930 को अंग्रेजों के द्वारा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और पिछले क्लास का यही सवाल पूछा गया था आपसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कब किया गया था? तो 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यहीं से घटना पुनः आगे बढ़ेगी। अब 1930 के बाद की जो घटना होगी यह महत्वपूर्ण घटना पड़ेगी आरटीसी के तौर पर। और यह आरटीसी घटना काफी महत्वपूर्ण होगी, तो इसे अगले क्लास में आगे बढ़ाया जाएगा। तब तक आप जितना आज पढ़ाया गया है इसको और जो गांधी की गिरफ्तारी के बाद का जो मोमेंट चेंज हुआ होगा उन घटनाओं को आप तब तक रिवाइज कर लेंगे। पुनः हम लोग मंगलवार को जब मिलेंगे तो इस घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप घरों में बने रहें। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।